एक साम्राज्य को बनाने के लिए आखिर क्या चाहिए, तलवार की धार या फिर एक नैतिक संहिता? प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य ने, देखिए, इन दोनों ही सवालों का जवाब दिया और उनकी कहानी आज भी उतनी ही मायने रखती है। ये कोई सिर्फ किताबी सवाल नहीं था, बल्कि यही वो सवाल था जिसने मौर्य साम्राज्य की पूरी तकदीर लिखी। एक ऐसे साम्राज्य की जो सच पूछिए तो जीत की आग में ही जन्मा था। सोचिए, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, जो हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। और इसी उथल पुथल के बीच से दो नाम उभर कर सामने आए। एक थे युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे उनके गुरु, एक जीनियस रणनीतिकार चाणक्य। और हाँ, उनके पास एक ऐसा प्लान था जो इतिहास का पूरा रुख ही बदलने वाला था। चाणक्य की वो महान रचना अर्थशास्त्र, ये कोई धर्म या नैतिकता की किताब नहीं थी। नहीं, ये तो राजनीति का एक ठंडा हिसाब किताब वाला विज्ञान था। एक ऐसी किताब जो सिखाती थी कि कैसे जासूसी, धोखा और जरूरत पड़ने पर हत्या भी राज्य की सेवा में जायज हथियार हो सकते हैं। तो चलिए, इसके कुछ मूल सिद्धांतों को देखते हैं। चाणक्य का दर्शन आप देखें तो बिल्कुल साफ था, ज्ञान ही शक्ति है ना। तो उन्होंने एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क बनाया जो हर गांव, हर शहर की खबर रखता था। अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए भारी टैक्स लगाए गए ताकि सरकारी खजाना हमेशा भरा रहे। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए राजा को हर वो कदम उठाने की छूट थी जो जरूरी हो, फिर चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो। और ये रणनीति कमाल की साबित हुई। अब देखिए, सिर्फ 2 दशकों के अंदर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख दी जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। एक इतना विशाल साम्राज्य जिसकी पहले किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तो साम्राज्य का विस्तार तो चलता रहा और चंद्रगुप्त के पोते अशोक के समय में ये अपने चरम पर पहुंच गया। अशोक भी अपने दादा की तरह ही महत्वाकांक्षी था और उसने अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए क्रूर से क्रूर सैन्य अभियानों का इस्तेमाल करने में कोई जरा भी हिचक नहीं दिखाई। अब अपने साम्राज्य को अखंड बनाने की राह में अशोक के सामने बस एक आखिरी चुनौती थी, कलिंग का वो शक्तिशाली और अमीर राज्य। इसकी जीत के बिना मौर्य साम्राज्य का सपना अधूरा ही रहता। जीत तो मिली, पर उसकी कीमत क्या थी? जब अशोक ने युद्ध के मैदान को देखा तो उसे लाशों और तबाही के सिवा कुछ नहीं दिखा। कहते हैं कि बस उसी एक पल ने उस महान विजेता सम्राट को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही गहरा, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक बदलाव था। अशोक ने तय कर लिया कि अब वो एक विजेता नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का रक्षक बनेगा। ये इतिहास के सबसे असाधारण बदलावों में से एक था। सोचिए, एक साम्राज्य जो पूरी तरह से ताकत और तलवार के दम पर बना था, अब उसे शांति और करुणा के सिद्धांतों पर चलाया जाना था। अशोक ने अर्थशास्त्र की उस कठोर राजनीति को धम्म नाम के एक नए दर्शन से बदल दिया। धम्म, हाँ, बौद्ध धर्म से प्रेरित जरूर था, लेकिन ये अपने आप में कोई धर्म नहीं था। ये तो एक नैतिक कोड था जो अहिंसा, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए शासक की जिम्मेदारी पर जोर देता था। और ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं था, जमीन पर भी दिखा। मतलब ये कंट्रोल और प्रेरणा के बीच का फर्क था। जहां चंद्रगुप्त ने डर और जासूसों के जरिए शासन किया, वहीं अशोक ने एक मिसाल बनकर नैतिक मार्गदर्शन के जरिए नेतृत्व करने की कोशिश की। उन्होंने अपने संदेश को पत्थर के बड़े बड़े स्तंभों पर खुदवाया और धम्म महामत्त नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम था ये पक्का करना कि ये संदेश हर नागरिक तक पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशों में भी दूत भेजे ताकि शांति और नैतिकता का ये विचार सीमाओं के पार भी फैले। तो अब ये एक नए तरह का साम्राज्य बन रहा था जो हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से जीत रहा था। और देखिए, बौद्ध धर्म जो कभी भारत तक ही सीमित था, अशोक की कोशिशों की वजह से एक विश्व धर्म बन गया। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। हाँ, ये सच है कि अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य बिखर गया, लेकिन उसकी जो दोहरी विरासत है वो आज भी जिंदा है। एक तरफ चाणक्य का यथार्थवाद है जो हमें याद दिलाता है कि सत्ता के लिए अक्सर कठोर फैसलों की जरूरत पड़ती है, और दूसरी तरफ अशोक का आदर्शवाद जो हमें एक बेहतर दुनिया की उम्मीद देता है।
मौर्य साम्राज्य ने भारत को पहली बार एक राजनीतिक एकता दी, प्रशासन का एक ऐसा मॉडल दिया जो बाद में भी काम आया, और दुनिया को नेतृत्व में बदलाव की एक सबसे शक्तिशाली मिसाल दी। इसकी विरासत आज भी भारत और दुनिया भर में महसूस की जाती है। तो मौर्यों की कहानी हमें एक बहुत ही अहम और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक स्थायी और महान समाज की असली नींव क्या है, शक्ति या शांति?